सेवा प्रदाता समझौता क्या होता है, आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटी बिजनेस है और आपको अपनी बिजनेस की वेबसाइट बनानी है। आपने तय किया कि एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर से काम कराएंगे। आप दोनों ने काफी बातें कर ली, काम के स्कोप और टाइमलाइन पर तय कर लिया, लेकिन अब आपको यह चाहिए कि सब कुछ एक फॉर्मल तरीके से लिखा हो, ताकि दोनों पार्टियों को यह स्पष्ट रहे कि किस चीज की जिम्मेदारी किसकी है। अब जो आप दोनों साइन करेंगे वह एक सर्विस प्रोवाइडर अग्रीमेंट यानी एसपीए होगा। यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट के बीच टर्म्स और कंडीशंस को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह एग्रीमेंट यह स्पेसिफाई करता है कि किस प्रकार की सर्विस दी जाएगी, किस तरह का काम होगा और किस कीमत पर। एसपीए एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टियां अपने रोल्स और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझकर लिखती हैं, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद से बचा जा सके। अब आपको यह समझना जरूरी है कि एसपीए की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, स्पष्ट अपेक्षाएं। जब आप सर्विस प्रोवाइडर से काम करते हैं तो दोनों पार्टियों को अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। अगर यह स्पष्ट नहीं होता तो भ्रम हो सकता है। एसपीए दोनों पार्टियों को एक स्पष्ट समझ देता है कि किस चीज की जिम्मेदारी किसकी है और काम कैसे किया जाएगा। दूसरा, लीगल प्रोटेक्शन। अगर कभी कोई विवाद हो जाता है तो एसपीए एक कानूनी दस्तावेज है जो दोनों पार्टियों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई पार्टी अपनी शर्तों का उल्लंघन करती है तो एसपीए के माध्यम से उसे लागू किया जा सकता है। तीसरा, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कभी कभी मौखिक समझौते या फोन पर की गई बातें गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। एसपीए एक लिखित समझौता है जो सब कुछ स्पष्ट करता है। एसपीए में कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज होते हैं जो आपको समझने चाहिए। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। एसपीए में कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज होते हैं जो आपको समझने चाहिए। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला, स्कोप ऑफ सर्विस। इस क्लॉजेस में यह स्पेसिफाई किया जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर को कौन कौन सी सेवाएं देनी है। अगर आप वेबसाइट बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें यह लिखा होगा कि वेबसाइट का डिजाइन, कंटेंट और टेस्टिंग किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोनों पार्टियों के रोल्स और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, जैसे कि क्लाइंट को समय पर फीडबैक देना होगा और सर्विस प्रोवाइडर को निर्धारित समय सीमा पर काम पूरा करना होगा। तीसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे हैं तो गोपनीयता क्लॉज बहुत जरूरी होता है। इसमें यह लिखा होता है कि सर्विस प्रोवाइडर को आपकी बिजनेस जानकारी को गोपनीय रखना होगा। चौथा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो यह क्लॉज बताता है कि दोनों पार्टियां इसे कैसे सुलझाएंगी, जैसे कि मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन के माध्यम से। पांचवा, पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें यह स्पेसिफाई होता है कि किस प्रकार का पेमेंट होगा, अप फ्रंट पेमेंट, माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट या पूरे काम के अंत में पेमेंट। इसमें पेमेंट शेड्यूल और लेट पेमेंट के टर्म्स भी शामिल होते हैं। छठा, अमेंडमेंट्स। अगर भविष्य में एग्रीमेंट में कोई बदलाव करना हो तो इस क्लॉज में यह बताया जाता है कि बदलाव किस प्रकार से किए जाएंगे। सातवां, टर्मिनेशन। अगर किसी कारणवश आपको एग्रीमेंट को समाप्त करना हो तो इस क्लॉज में यह बताया जाता है कि टर्मिनेशन प्रोसेस क्या होगा और किन स्थितियों में एग्रीमेंट समाप्त हो सकता है। आठवां, प्रोप्राइटरशिप ऑफ आईपी। अगर आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी हो, जैसे कि कोई नया डिजाइन या सॉफ्टवेयर, तो इस क्लॉजेस में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, क्या वह सर्विस प्रोवाइडर का होगा या क्लाइंट का। नौवां, ड्यूरेशन। इस क्लॉज में यह उल्लेख होता है कि यह एग्रीमेंट कितने समय तक वैध रहेगा। अगर आपको दीर्घकालिक सेवाएं चाहिए तो इसमें ड्यूरेशन को स्पेसिफाई किया जाएगा। 10वां, लायबिलिटी एंड इंडेमनिटी। यह क्लॉज यो स्पेसिफाई करता है कि अगर किसी प्रकार का नुकसान या हानि होती है
तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जैसे कि अगर सर्विस प्रोवाइडर का काम पूरा होने के बाद कोई समस्या आती है तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 11वां, फोर्स मेजर। यह क्लॉज अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए होता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, हड़तालें या कोई और ऐसी घटना जो पार्टियों के नियंत्रण में नहीं होती। अगर ऐसी स्थिति आती है तो सर्विस प्रोवाइडर को काम पूरा करने में समय लग सकता है। 12वां, गवर्निंग लॉ। किस न्याय क्षेत्र के तहत एग्रीमेंट का विश्लेषण होगा, यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है। 13वां, सिग्नेचर्स। यह एग्रीमेंट आधिकारिक तब बनता है जब दोनों पार्टियां इस पर साइन करती हैं। साइन करना दोनों पार्टियों की सहमति को दर्शाता है। क्या आपको सर्विस प्रोवाइडर अग्रीमेंट बनाने में मदद चाहिए? लीगल वेरीफायर को संपर्क कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।